हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज यूपीएससी का रिज़ल्ट आया है। काफ़ी लोग खुश होंगे और काफ़ी लोग दुख भी होंगे जिनका रिज़ल्ट नहीं आया होगा, जिनका नाम पीडीएफ में नहीं आया होगा। सो गाइज, 1 second, let me find out the marker that I am going to use today. Okay guys, हाँ, so what I was saying, I am saying that कि आज रिज़ल्ट आया है तो कोई बात नहीं हम लोगों का भी नाम लिस्ट में आएगा। विल बी इन द लिस्ट। प्रिपेयर हार्ड, अच्छे से मेहनत करना है। आपका भी नाम आएगा, हमारा भी नाम आएगा, सबका नाम आएगा। ठीक है, एकदम अच्छे से लगे रहना। सो आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे वुड बी रिगार्डिंग zonal council. I hope guys this red marker would be visible. ये visible है कि नहीं, let me see. हाँ, okay. It's fine, it's visible. तो zonal council के बारे में what do you know? सबसे पहला what we keep into our mind is कि ये आपको स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट तो यहीं से बनता है। तो कौन से एक्ट के अंदर बना है ये? इट इज़ फॉर्म्ड अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। यू कैन कन्फर्म द ईस्वी, ईयर आप कंफर्म कर सकते हो, मे बी 1956, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर 5 जोनल काउंसिल्स बने थे। 5 जोनल काउंसिल्स वाज फॉर्म्ड अंडर दिस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। कौन कौन से? एक नॉर्थ वाला, नॉर्थ जोनल काउंसिल, साउथ जोनल काउंसिल, ईस्ट जोनल काउंसिल एंड वेस्टर्न जोनल काउंसिल, एंड वन मोर इज सेंट्रल जोनल काउंसिल। ठीक है, सो देर इज़ वन मोर एक्ट जिससे कि एक छठा वाला हमारा जोनल काउंसिल बना है, दैट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट से हमारा जो 6th वन वाला, छठा वाला नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल बना। ठीक है, 6th। तो टोटल 6 जोनल काउंसिल अपने पास, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, एंड नाउ वी शुड नो कि हु आर द मेंबर्स प्रेजेंटिंग दिस जोनल काउंसिल। तो जोनल काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन जो होते हैं वो कौन होते हैं आपको? यूनियन होम मिनिस्टर। राइट नाउ अमित शाह जी, यूनियन होम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन। ठीक है, जोनल काउंसिल के चेयरमैन यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। एंड हु ऑल आर द मेंबर्स? मेंबर्स कौन है इसके? मेंबर्स बताइए। चीफ मिनिस्टर्स फॉर द मेंबर्स। अगर नॉर्थ जोनल काउंसिल है तो जो भी नॉर्दर्न स्टेट से उनके सारे चीफ मिनिस्टर्स मेंबर होंगे। एंड चीफ मिनिस्टर्स would be acting as vice chairman based on rotational shifting annually एक साल के लिए एक सीएम उसका वाइस चेयरमैन बनेगा, क्योंकि चेयरमैन तो फिक्स है, यूनियन होम मिनिस्टर। ठीक है, तो मेंबर्स में सीएम है जो कि रोटेशनल बेसिस पर एक साल के लिए वाइस चेयरमैन बनते हैं। एंड अदर मेंबर्स वुड बी, और कौन कौन से मेंबर है? क्या गवर्नर हैं? क्या गवर्नर इनका मेंबर है? तो बात ध्यान रखिएगा कि गवर्नर इनका मेंबर नहीं है। हाउएवर गवर्नर नॉमिनेट्स 2 मेंबर। गवर्नर नॉमिनेट करता है 2 मेंबर को, अब वो 2 रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नर के बिहाफ में जोनल काउंसिल में।
तो गवर्नर मेंबर नहीं है, लेकिन गवर्नर 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। एंड और कौन मेंबर है, तो एडमिनिस्ट्रेटर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज़, लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटीज़, यूनियन टेरिटरीज़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मेंबर हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मेंबर हैं, लेकिन गवर्नर मेंबर नहीं है। गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट्स वर नॉट द मेंबर, दे जस्ट नॉमिनेट द मेंबर्स which represents on behalf of the governor in the respective concerned zonal council. लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटीज मेंबर है जोनल काउंसिल के, और चीफ मिनिस्टर्स हैं जो कि वाइस चेयरमैन की तरह एक्ट करते हैं। पर ईयर एक चीफ मिनिस्टर रोटेशनल बेसिस पर, वाइस चेयरमैन यूनियन होम मिनिस्टर। स्टैट्यूटरी बॉडी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, एंड वन मोर इज दिस। तो दिस मच ऑफ नॉलेज we should have in our mind, ठीक है। zonal council, okay guys, moving forward to the next topic. First let me see what would be our next topic, क्या होना चाहिए हमारा next topic आज का। ओके अच्छा, एक वन फैक्ट इफ़ यू नो इट बट इट इज़ बेसिक थिंग। मान के चलो, सपोज देर इज़ अ बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, passed by state legislative assembly, and then it is sent to other house where it is, here it is state legislative council. तो state legislative assembly में कोई बिल पास हुआ, then it is given to then it is forwarded to state legislative council, ठीक है। so suppose कि state legislative council rejects the bill, इसने बिल को रिजेक्ट कर दिया। सो व्हाट वुड हैपन द नेक्स्ट क्या हुआ होगा बताइए। इज द लाइफ ऑफ बिल एंड्स, क्या लाइफ ऑफ बिल ख़त्म, क्या बिल डेड हो गया, बिल अब वो एक्ट नहीं बन सकता है, ऐसा है क्या? तो जी नहीं, लाइफ ऑफ बिल डजंट एंड, बिल डज नॉट बिकम डेड, वो एंड नहीं हुआ, डेड नहीं हुआ। तो रिजेक्ट अगर होता है देन उसके बाद वो बिल वापस से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास जाता है, बिल रिकंसिडर बैक टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और इस बार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फिर से बिल को यू कैन से कि मॉडिफाई करके अमेंडमेंट लाकर या फिर विदाउट अमेंडमेंट फिर से वो रीपास करता है, एंड रीपास करने के बाद फिर से वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास फिर से पहुंचता है, ठीक है। रिजेक्ट करा, फिर से इनके पास पहुंचा, इसने उसको फिर से रीपास करा विद और विदाउट अमेंडमेंट, विद अमेंडमेंट भी हो सकता है या फिर विदाउट अमेंडमेंट, सेम एज इट इज़, विद और विदाउट अमेंडमेंट। फिर से वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास पहुंचा। नाउ दिस टाइम टू थिंग्स, अब वही कुछ चीज़ें हो सकती हैं, एक तो इसने रिजेक्ट करा, एक तो इसने एक्सेप्ट करा, एसेंट दिया, तब तो फिर बिल तो फिर पास हो गया दोनों हाउस से, देन इट विल बी द नेक्स्ट स्टेप क्या है, इट वुड बिकम एन एक्ट। बट अगर इसने रिजेक्ट करा या फिर इसने इट डजंट एक्ट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, अगर इसने इनएक्टिव रहा, मतलब कि एक जो स्टिपुलेटेड टाइम है कि विद इन वन मंथ यू शुड डिसाइड करो कि रिजेक्ट करना है या फिर एसेंट देना है। अगर उसने कुछ नहीं करा, पॉकेट वीटो की तरह ही एक्ट कर रहा है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनएक्टिव रहा विद इन 1 मंथ तक, या फिर रिजेक्ट रहा या फिर रिजेक्ट कर दिया, इन बोथ द केसेस द बिल शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड, द बिल शैल बी डीम्ड to have been passed by both
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ये माना जाएगा कि बिल दोनों ही हाउस से पास हो चुका है, नाउ इट विल बिकम एन एक्ट, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है पूरा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि बिल पास हुआ, ये रिजेक्ट करता है तो लाइफ ऑफ द बिल एंड नहीं होता है, वो फिर से जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, वो इस चीज़ को रीपास करता है विद और विदाउट अमेंडमेंट। फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास फिर से ऑप्शन है एसेंट दो, एसेंट ना दो, या फिर पॉकेट वीटो की तरह इनएक्टिव कुछ एक्ट ना करो विद इन 1 मंथ। तो एसेंट दे रहा तो ठीक है, बढ़िया बात है, वो बिल एक्ट बनेगा। अगर रिजेक्ट कर रहा है या फिर इनएक्टिव है, बोथ दी केसेस में यही माना जाएगा कि बिल पास हो गया है, ठीक है। सेकेंड बार रिजेक्शन का ऑप्शन नहीं है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। ओके गाइस, so अच्छा, one small fact that we generally tend to confuse after we studied it after a long time. If we studied it after a long time, we tend to forget it. So but here's a way कि आप इसके थ्रू you can take it in your memory for a long time कि जो ये अपना स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, तो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट है ये। तो ये बोला जाता है कि दिस एक्ट, दिस लिस्ट, दिस सब्जेक्ट्स, मतलब फ्रॉम वेयर हैड इट बिन टेकन, कहाँ से ये लिया गया है, वेयर इट हैज़ बिन टेकन, इज इट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर 1935। इस दो में कन्फ्यूजन होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से लिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। बताइए, ये जो डिवीज़न ऑफ दिस सब्जेक्ट है लिस्ट में, 3 लिस्ट जो है, तो ये आपको इससे नहीं लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। वन वे कि आप देखिए 1935 में 3 है, तो उसको आप इससे रिलेट कर लीजिए कि 3 लिस्ट जो है ना, तो इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इट हैज़ बिन टेकन, ठीक है, दीज 3 लिस्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आपने क्या क्या पढ़ा है, व्हाट हैव यू स्टडीड इन योर बेसिक्स। सो पहला तो हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रोविंशियल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर डायरार्की, डायरार्की एट प्रोविंशियल लेवल, प्रोविंशियल लेवल पर डायरार्की, और इसी समय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव को पावर दिया गया कि वो अपना, कि दे कुड मेक देयर ओन बजट, प्रोविंशियल बजट वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल बजट। यानी आप कह सकते हो कि इसी समय सेंट्रल बजट एंड प्रोविंशियल बजट सेपरेट हुए। जब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिला तो प्रोविंशियल बजट एंड सेंट्रल बजट गॉट सेपरेटेड, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अपना बजट बनाएगी एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली अपना बजट बनाएगी। इट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम दिस 1919 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसी को हम लोग मॉन्टेगो चेल्मस्फोर्ड भी बोलते हैं ना, इट इज़ बेस्ड ऑन मॉन्टेगो चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को बोलते हैं, ठीक है, मॉर्ले मिंटो जो बोलते हैं मॉर्ले मिंटो एक्ट, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 वाले को। और इसमें आप एक चीज़ और याद रखिएगा, इससे पहले तक क्या होता था, प्रायर टू दिस, कि पहले तो हम लोग वी हैव स्टडीड ना कि वाइस रॉय हैज़ द सोल अथॉरिटी, मतलब ही इज़ वाइस रॉय वॉज रिस्पॉन्सिबल टू दी, बताइए, ही वॉज लाइबल टू दी ब्रिटिश क्राउन। वाइस रॉय किस पे रिस्पॉन्सिबल था, वाइस रॉय रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश क्राउन। लेकिन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट।
वाइसरॉय इज रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश क्राउन, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, चूँकि सेक्रेटरी ऑफ एज ही वॉज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, चूँकि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो होता था वो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था, सो दैट्स वाई ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश क्राउन नहीं, क्योंकि वहाँ का जो कैबिनेट था ब्रिटिश कैबिनेट उसका मेंबर था ये, तो ये इस पर रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है, वाइसरॉय ब्रिटिश। और अभी इसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इन ऑर्डर टू रिड्यूस, थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए, वी हैव स्टडीड, आप इसको थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन के वे में पढ़ सकते हो कि डिसेंट्रलाइजेशन के स्टेप में एज ए वे टू डिसेंट्रलाइज द पावर क्या किया गया कि हाई कमिश्नर लंदन में इस्टेब्लिश किया गया, हाई कमिश्नर एज ए वे टू डिसेंट्रलाइज द पावर, तो हाई कमिश्नर वाज इस्टेब्लिश्ड इन लंदन। अब इस हाई कमिश्नर को जो लंदन में इस्टेब्लिश किया गया, इसको ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का कुछ पावर had been given to हाई कमिश्नर दैट वाज established इन लंदन, तो हाई कमिश्नर को वो पावर दिया गया। तो ये हाई कमिश्नर बना किसके तहत, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, ठीक है। और सेंट्रल लेवल पर जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है वो भी इसी से आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। तो हाई कमिश्नर वाला याद रखना, बजट वाला याद रखना, प्रोविंशियल डायरकी एवरीबॉडी नोज इट। सो व्हाट डू वी हैव स्टडीज टुडे, क्या हमने पढ़ा, जोनल काउंसिल के बारे में पढ़ा, एंड देन वी हैव स्टडीड, क्या पढ़ा फिर हमने बताइए। हाँ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का बिल के बारे में पढ़ा, जो कि फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो जाता है, एंड लास्ट में हम लोगों ने आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थोड़ा सा 1919 के बारे में देखा, हल्का सा 1935 के बारे में, हल्का फुल्का, ठीक है, जो भी बेसिक्स हैं वी आर लुकिंग इनटू दैट aspects only. So I hope guys you like the session, you like the videos. I think it is of some useful for your preparation. So आज रिजल्ट आया है, so do manifestation कि will also be in the list someday, ठीक है, आज नहीं तो कल will be in the list, हम लोग भी लिस्ट में होंगे डेफिनेटली, उस होली PDF में हमारा भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा, सभी का नाम होगा। तो इसी के साथ आई विल एंड आवर टुडेज सेशन हियर ओनली। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।